बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और महानूर ने आज बड़ी मेरी फेवरेट डिश बनाई है, लेकिन महानूर ही बताएंगी कि ये इसको कहते क्या हैं। वैसे मुझे तो पता है हम कहते हैं कीमा पराठा, महानूर आप क्या कहेंगी इसको? इसको मैं कहूँगी तरकारी कीमा। ठीक है, तरकारी कीमा के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और तरकारी कीमा क्यों कहते हैं इसको? बिल्कुल, ये मैं बता देती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स तो नॉर्मल कीमे की तरह कि अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने अच्छे से कीमे को उसकी भुनाई की, उसकी हीट निकाली, फिर उसमें हमने मोटा गरम मसाला डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया थोड़ी देर, मतलब 1 से 2 मिनट। उसके बाद इसमें हमने टमाटर का पेस्ट डाला और कीमे को थोड़ा गलने के लिए छोड़ दिया। फिर उसके साथ टमाटर भी उसमें मिक्स होते रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब हमने देखा कि कीमा अब गलने लगा है तो उसकी हमने अच्छे से भुनाई कर दी। फिर इसमें हमने सारे मसाले मिक्स किए। इसको तरकारी कीमा मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें मैंने सारे ऊपर से मसाले डाले, ये नहीं कि जब कीमा गल रहा था तब मैंने डाले। जब कीमा ऑलमोस्ट होने वाला था मैंने उसमें सारे मसाले डाले, जिसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं, धनिया डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, जो रूटीन के हमारे स्पाइसेस होते हैं वो सारे मैंने डाल के इसकी अच्छे से भुनाई की। अब जो मैं इसमें तड़का दूंगी वो मैं दूंगी इसमें ज़ीरे और साबित धनिया का, जिसमें मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ कि हमने थोड़ा सा साबित धनिया लिया, थोड़ा सा साबित ज़ीरा लिया, इसको हमने हाथ में इस तरीके से मसलना है क्यों, ताकि ये एक तो पहले से आप इसको कूट लेंगे, लेकिन इतना कूटेंगे कि बिल्कुल बारीक भी ना हो और बिल्कुल मुंह में भी ना आए, नॉर्मल तरीके से हमने करना है। उसके बाद इसको हाथ में इस तरीके से पीस के और इसको ऊपर से कीमे पे डालना है। इससे ये होगा कि कीमे में जब ये डालकर मैं ऊपर से हल्का सा तेल का तड़का दूँगी, मतलब अराउंड हाफ टेबल स्पून, तो उससे ये होगा कि इसका अरोमा पूरे कीमे में समा जाएगा और तो खुशबू भी फैल जाएगी इसकी। बिल्कुल ठीक है जी। और ड्रिंक क्या बना रही हैं आप? हाँ, ड्रिंक आज मेरी है मिंट मार्जरीटा। मिंट मार्जरीटा, इसमें मैंने पुदीना डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है और थोड़ा सा लेमन जूस डाला है और शुगर सिरप, जो मैं हमेशा बताती हूँ हस्बे जायका, वो आपने डाल के पहले उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, जैसे मैंने अभी पहले इसमें ब्लेंड कर दिया है। थोड़ी सी इसको इस तरीके से किया है कि इसके ऊपर हम ऊपर से 7 अप डाल सकें, जो कि हमारे साथ है इस वक्त। ठीक है जी। और बड़ा ज़बरदस्त इसमें से खुशबू अभी से आ रही है, लेकिन जब ये इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगी तो और खुशबू आएगी। और हम रोज़ाना बड़े मज़े के खाने खा रहे हैं। इस वक्त हमारी निशिस्त पे जो बच्ची मौजूद है उसे मैं बहुत छोटा सा देख रहा हूँ और तकरीबन 6 साल हो गए मैं इस बच्ची को देख रहा हूँ। माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही है, बहुत खूबसूरत इसकी आवाज़ है और बहुत सारी दुआएँ जब भी इसको हम देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है दुआ नूर, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। पहले दुआ कर लेते हैं। मुबश्शिर आलम आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। दरीन भी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे महबूब कुछ हुआ न कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे महबूब कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही ये दिल जिधर वो आली मकाम होगा। इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है,
यही तमन्ना जिला रही है, निगाहें लुत्फ़ो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। सुभान अल्लाह बेटा, बहुत खूब माशाल्लाह, और बहुत सारी दुआएं, आपका नाम भी दुआ है और आपके लिए वैसे भी बहुत सारी दुआएं निकलती हैं जब आपको देखते हैं। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, बहुत सारी आपको खुशियां दे। आते हैं अपने मौजू की जानिब। हमने ब्रेक से पहले कहा था कि इस्लाम में रिज़्क़ हलाल की बरकत क्या है। मोहसिन भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि इस्लाम में रिज़्क़ हलाल की बरकत क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्द हलालन तय्यबन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ुरान हकीम फ़ुरक़ान में हमीद सूरह बक़रा के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि इंसानों, जो ज़मीन में अल्लाह ताला ने तुम जो खाओ पियो, जो ज़मीन में अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल और तय्यब रिज़्क़ रखा है, यानी हलाल भी हो और पाक भी हो। फिर आगे फरमाया अल्लाह ताला ने वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पे मत चलना। इसी आयत में इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने नमाज के बाद, हज के बाद कई मरतबा हमें नसीहत फरमाई, लेकिन ये अमल जो है जिसके हलाल का, जिसमें हम हलाल रिस्क ढूंढ रहे हैं, शैतान धोखा देता है। क्या थोड़ी सी मिलावट कर दो, शैतान धोखा देता है, यार थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दाम बयान कर दो। बिल्कुल, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम शैतान के नक्शे कदम पे चल पड़ो। फिर तुम्हें क्या करना है, याद रखना, अगर तुम उसके कदम पे चलोगे वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ज़ाहिरी तौर पे तुम्हें फ़ायदा नजर आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, और नुकसान कितना बड़ा हो रहा है आइए मैं बयान करता हूँ। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स लंबा सफ़र करके आता है, चेहरे पर गर्दो गुबार है, बाल पर गर्दो गुबार है। मैं आज की माशरे की बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम अल्लाह से गिड़गड़ा के रो के माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक शख्स जिसके जिस्म पर गर्दो गुबार पड़ा है, बाल पर गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो पुकार रहा है या रब्बी या रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब, यानी गिड़गड़ा रहा है, रो रहा है, लेकिन हाल क्या है, मतअमुहु हरामुन, जो खा रहा है हराम खा रहा है, मशरबुहु हरामुन, जो पी रहा है हराम पी रहा है, मलबसुहु हरामुन, जो पहन रहा है हराम पहन रहा है। फिर अल्लाह कैसे दुआ कबूल कर ले, ये हदीस है ज़रूरी। मालूम क्या चला कि इंसान नमाज पढ़ता हो, ज़कात देता हो, रोज़े रखता हो, ये अपनी जगह, लेकिन रिज़्क़ हलाल नहीं कमाए, हलाल लुक़मा नहीं खाए, पहनना वो भी हराम, खाना वो भी हराम, और साथ साथ अब वो दुआ करे अल्लाह से, या अल्लाह मेरी ख़ताएँ माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह फरमा रहा नहीं, अल्लाह की इबादत अपनी जगह, रोज़ा अपनी जगह, लेकिन जब तक तू रिज़्क़ हलाल नहीं कमाएगा ना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। बिल्कुल जी, ये एक बड़ी ही अहम बात है जो मोहसिन भाई ने बताई है कि जब तक आप रिज़्क़ हलाल नहीं कमाते हैं तब तक ना आपकी दुआ कबूल होती है और ना आपकी जो अपने अमाल हैं, जो आप नेकियां करते हैं वो एक तरफ, लेकिन रिज़्क़ हलाल कमाना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक की। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है अशिया खुर्दनोश बढ़ जाती है। ताजिर बरादरी मेरे साथ है, तो मैं इनसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इसका रीज़न क्या है। ये कौन लोग होते हैं कि जब हमारा ये त्यौहार आता है, इस्लामी त्यौहार आता है, आते ही अशिया खुर्दनोश डबल हो जाती है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, दूसरी चीज़ हो, रीज़न्स क्या होते हैं? इसके रीजन ये है कि पीछे से जो है ना मार्केट, होलसेल मार्केट्स हैं, वहाँ से चीज़ें महंगी आती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फिर दुकानदार तो मजबूर है कि उसको जिस रेट पे चीज़ मिलेगी वो उस चीज़ के ऊपर रेटेगा, बेचेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि वो जो प्राइस लिस्ट इशू करती है, जैसे इस दफ़ा रमज़ान के ऊपर 2 महीने हो गए कोई प्राइस लिस्ट इशू नहीं की इन्होंने, और उसके बावजूद इन्होंने मार्केटों के ऊपर रेट किए और जुर्माने लगाए काफ़ी दुकानदारों के ऊपर।
तो दुकानदार का कसूर ही कोई नहीं है कि उसको तो मतलब जिस रेट में माल आना है उसने उस रेट के ऊपर वो चीज़ देनी है, अपना जायज़ मुनाफा रख के देनी है। तो जो पीछे जो है जहाँ पे फसल हो रही है वहाँ पे आप देखेंगे जो खाद है, दूसरी चीज़ें हैं, वो आप महंगी जब मिलेंगी तो वो ज़ाहिर बात है कि मार्केट में महंगी आएगी। अच्छा, जब महंगी आएगी तो हम महंगी बेचेंगे। मैं बिल्कुल जुर्मानों की तरफ भी आऊँगा, लेकिन हकीम भाई आप भी मुझे इसका जवाब दें कि स्पेशली रमज़ान ही क्यों जैसे चीज़ें महंगी आने लगती हैं, तो क्या पीछे जो लोग बैठे होते हैं उन्होंने ये प्लानिंग की हुई होती है कि जैसी जी रमज़ान आएगा हमने कीमतें बढ़ा के देनी है, या स्टॉक कर लेते हैं? रीज़न क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे माफियाज हैं जो माल स्टॉक करके उसे महंगा फ़रोख्त करते हैं, और वो मैं समझता हूँ कि ताजिर कहलाने के लायक नहीं है। वो ताजिर दुश्मन लोग हैं, मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो आवाम से ज़्यादती करते हैं, माल स्टॉक करके मुनाफाखोरी करते हैं। और जिस तरह मुफ्ती साहब ने बात की, ये वही लोग हैं, मेरे ख़्याल से ये उनके लिए हलाल कमाई नहीं है कि वह माल स्टॉक करके महंगा फ़रोख्त करते हैं। और यही वजह होती है कि इसके लिए हुकूमत ने काम करना होता है, लेकिन देखा यही गया है कि उसमें तमाम ही इंस्टीट्यूशंस मिलकर उनको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो एक बड़े माफियाज हैं। उनके लिए उनके ख़िलाफ़ काम करना भी बड़ा मुश्किल होता है। वो दुश्मनी पर उतर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ऑल कराची ताजिर अलायंस ने पहले भी आवाज़ उठाई है, और ऐसा करने वालों को के फ़र्क़ किरदार तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ उस इशू की जानिब जो मैंने लॉकडाउन के दिनों में बहुत देखी है, और मुझे बड़ा दुख भी हुआ है कि जहाँ एक जगह लोग बहुत परेशान हैं, कारोबार नहीं है, वहीं कुछ इदारों ने अपने रिश्वत का बाज़ार गर्म कर दिया है। इसका आई विटनेस मैं भी हूँ कि मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जो आप लोगों की मार्केट्स हैं उधर हम अमूमन रेड्स होती हैं, जगहें सील कर दी जाती हैं, हैवी जुर्माने लगा दिए जाते हैं बग़ैर सुने। इस पर क्या इस वक्त ताजरों का वो आ रहा है, स्टांस सामने आ रहा है कि रीज़न्स क्या हैं, और क्या आप लोगों ने कभी इस पर बात की? ये हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमत की जानिब से जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है वो बेहतरी के लिए नहीं होता, बल्कि इसको रोज़गार का ज़रिया बनाया जाता है। नोटिफिकेशन जारी होते हैं किसी भी काम को रोकने के लिए, लेकिन हमने देखा है कि अब भी जो नोटिफिकेशन मार्केटें बंद करने का जारी हुआ है, उसमें बहुत सारी इसमें पुलिस जो है वो मुतहरिक हो जाती है, रिश्वत लेना शुरू कर दी है। इसी तरह जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मार्केटों में आके सील लगा कर चली जाती है, और कहती है कि आप हमारे साथ डील करें, बैठें। ये सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि जो नोटिफिकेशन है उस पर सही तरह से अमल दरामद नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए इसके ख़िलाफ़ काम करना होगा, इनके ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा जो नोटिफिकेशन को गलत इस्तेमाल करके इसको कारोबार का ज़रिए बनाते हैं। अब भी बहुत सारी मार्केटों में देखा गया है कि वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपनी डील करके रखी है, पुलिस ने भी करके रखी है, तो मेन मरकज़ी जो मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है। दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा है कि मार्केटें खुली हुई है, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो नो इशू, अगर कोरोना भी होता है तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, इस पॉइंट को भी हम उठाएंगे, और मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि मैंने खुद देखा है कि आती हैं जी डीम्स आती हैं, वो सील करती हैं, सील में जुर्माना कुछ लगाया जाता है, उसके बाद पीछे डील हो जाती है। उसके अलावा पुलिस की जानिब से भी ये बहुत देखने में आ रहा है कि जी दुकानों को बंद कराएं, और अगर खोलना है तो उसके लिए पैसे देना है, क्योंकि डेफिनेटली अगर अभी आप जाएंगे तो बहुत सी जगहें खुली हुई होंगी। ठीक है, उनका रोज़गार है, लेकिन इसके लिए एक बड़ा रिश्वत का बाजार गर्म हो गया है। जो नोटिफिकेशन हैं उसके बाद रिश्वत का एक बड़ा बाजार भी गर्म होता है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारा दस्तरखान जो है वो सज भी गया था, और हमने काफ़ी सहरी जो है वो कर भी ली है। जमाल भाई, कैसा लगा जो मानूर ने कीमा और पराठे बनाए थे, कैसे लगे? बहुत ज़बरदस्त बने, बल्कि मैंने तो पूछा भी है कि किस तरह इन्होंने ये किया है। रेसिपी इनसे लेके जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, इस सहरी के लिए बेहतरीन चीज़ है जी। हकीम भाई आप बताएं। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये अमूमन जब अभी घर में भी सहरी होती है, दस्तरखान लगता है, तो हमें अपने बचपन को ज़रूर हम रिकॉल करते हैं जब हम छोटे थे। तो कुछ हैं बचपन की इस तरह की यादें आती हैं जहन में कि क्या होता था सहरी पे?
अब ज़ाहिर बड़े हो जाते तो, लेकिन एक होता था ना कि उठाते नहीं थे, कभी कभी जब हम छोटे होते थे तो हमें नहीं उठाते थे, हम पहले उठ के बैठ जाते थे, रोज़ा रखना है नहीं रखना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं रिकॉल? जी बिल्कुल, बचपन में तो यही होता है कि आप जो है ना सहरी तक जाग रहे होते थे कि नहीं मैंने सहरी करनी है, रोज़ा रखना हो ना या ना हो, लेकिन सहरी तक जागना ज़रूर होता था। कभी कभी ऐसा होता था सो जाते थे, सुबह पता चलता था कि सहरी में उठे नहीं है, तो फिर वही रोना धोना कि क्यों नहीं उठे। हमारे लिए सारी चीज़ें होती हैं बचपन में, वो यादें तो है। खासतौर पे वो जो अल्लाह अकबर हो रहा है उस वक्त तक पानी आप लगातार पी रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर होता था। अज़ान होनी है, नहीं अज़ान हो तो पी सकते हैं। वैसे मोहसिन भाई ऐसा है, ये तो बता दें। शरई मसला यही है कि अज़ान का मतलब ही है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। वो जो कहते थे अभी अज़ान जब तक चल रही है पीते रहो, यही तो लोग गलतियाँ करते हैं। बिल्कुल ये शरई मसला है। जैसी अज़ान हो तो अज़ान से मुराद ये कि इंतहाई सहर का वक्त ख़त्म हो चुका है, अज़ान दे दी जाती है। और बल्कि कुछ तो अज़ान भी बाद में देते हैं, पहले हॉर्न बजता था। अब हॉर्न का मकसद ये होता है कि भाई इंतहाई सहर ख़त्म हो गया, उसके बाद अज़ान होती थी। तो इंतहाई सहर तक का जो वक्त है ना, वो वक्त देखा जाएगा। तो अज़ान से मुराद ये होती है कि भाई आप खाना पीना और ये पानी पीना बंद कर दें। ये अमूमन मैंने देखा है लोगों को कि वो कर रहे होते हैं, हमें भी याद आता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती थी वो ये होती थी, सुबह उठते थे ना तो फ्रिज में वो ठंडी फहनियाँ होती थी। वो जो हमें बचपन में अगर रोज़ा नहीं रखना होता था तो ठंडी फहनियों का टेस्ट अब नहीं मिलता। अब अगर आप वैसे भी बनवा लें अपने घर में रोज़ों के अलावा, लेकिन जो टेस्ट आपको वो बचपन का होता है ना, वो बड़ा मिसिंग होता है। अच्छा, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जुर्माने बड़े हैवी लग रहे हैं, वैसी कमर टूटी हुई ताजरों की। लाहे अमल अभी आप लोगों का क्या है? जो पूरे कराची के इस वक्त ताजिर हैं उनका लाहे अमल क्या है? आप लोगों के प्लान्स क्या हैं? लाहे अमल इसमें सीधा सा एक ही है कि अगर 2 दिन उन्होंने बंद भी करना है तो एक जुम्मे का दिन ऐसा है कि इसमें तमाम मार्केट्स बंद होती हैं, तो इसको जुम्मा इतवार ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि फैमिलीज़ जो हैं वो ऑफिस वाले लोग जो हैं वो जुम्मे और हफ्ते को घर पे होते हैं, तो वो उसी वक्त फैमिलीज़ को लेकर निकल सकते हैं। और दूसरी बात है इसका टाइमिंग चेंज करके इसको रात 12 बजे तक किया जाए, ताकि उसमें ये सहूलत हो कि जो लेडीज़ बेचारी रात में पूरे दिन रोज़ा रखे, आपके लिए अफ्तारियाँ बनाए और वो रोज़े ही में जाके वो ख़रीदारी करे तो नामुमकिन है। तो वो अफ्तारी के बाद ही पॉसिबल है। तो ऐसा कोई लाएमल मिल के बना लिया जाए और ईजी है, बन सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल काम है। कि होलसेल मार्केट वैसी बंद हो जाती है, जो रिटेल मार्केट्स हैं उनके लिए टाइम थोड़ा चेंज कर, जैसे होटल के लिए किया है इन्होंने कि शाम से लेके रात 12 बजे तक किया है। तो सहरी तो देखें अमूमन यहाँ पे एक रवायत बन चुकी है सहरी की, तो होटल को भी 3 बजे तक का टाइम दिया जाए ताकि सहरी तक वो लोग ज़ाहिर उनका जो बिज़नेस है वो सहरी डील्स आती थी। और वाकई में ये एक चीज़ मुझे भी समझ नहीं आ रही कि हफ्ता और इतवार वो दिन होते हैं जिसमें कारोबार ज़्यादा होता है। लोग या तो हफ्ते के दिन आते हैं क्योंकि अगले दिन ऑफ होता है, या फिर इतवार के दिन सुबह में आते हैं। अब जब गवर्नमेंट ने हफ्ते और इतवार को ही बंद कर दिया तो फिर बाकी के दिनों में तो ज़ाहिर है डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, प्राइस लिस्ट की बात होती है, मैं 14 साल से देख रहा हूँ कि प्राइस लिस्ट निकलती है, लेकिन ज़िंदगी में मैंने कभी जितने शोज़ भी किए प्राइस लिस्ट पे अमल होते हुए नहीं देखा। तो ये प्राइस लिस्ट बनाता कौन है और क्या इस चीज़ में ये देखा जाता है कि आपको कितने की मिल रही है, या फिर एक बस आंखें बंद करके रेट फिक्स कर दिए जाते हैं? देखिए, प्राइस लिस्ट ज़रूर जारी की जाती है और ये कमिश्नर साहब ही करते हैं। कुछ रोज़ पहले ही ऑल कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की जानिब से जो है हड़ताल की गई थी। उसकी वजह ये थी कि प्राइस लिस्ट जो है वो 2019 की जो प्राइस लिस्ट थी वो थमा दी गई कि आप इस लिस्ट पर बेचें। 2 साल पहले वाली प्राइस लिस्ट पकड़ा दी गई। अच्छा। और उसके बाद जुर्माने करना शुरू कर दिए, तो जो कारोबार बना दिया है वही शुरू हो गया उनका कि डील करें आप किसी भी तरह। अच्छा, प्राइस अगर आप लिस्ट बना भी रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते, या तो गैर फ़ाल हैं जो प्राइस लिस्ट कमेटीज़ हैं, या फिर अगर वो फ़ाल हैं तो वो इस हद तक है कि किसी तरह उनके साथ डील करके। और सिर्फ प्राइस लिस्ट तो हमने कहीं भी आवेज़ा नहीं देखी कि वो लिस्ट आवेज़ा हो। अच्छा, कि हमने मुझे भी याद है, मैं चाहे फ्रूट मार्केट जाऊँ, सब्ज़ी मंडी जाऊँ, उधर के प्राइस अलग होते हैं। शहर में जो बेचारे ठेले वाले हैं ये उनको पकड़ के जुर्माने, और हमने भी इस पे प्रोग्राम्स किए। और उसके बाद हमें भी होता है कि यार इन प्रोग्राम्स का मकसद कोई ऐसा फ़ायदा इस वजह से नहीं है कि आप एक गरीब को पकड़ के तो जुर्माना कर देंगे, जो हमें भी अपना पास याद आता है। उस वक्त ठीक है, हम भी लर्निंग प्रोसेस में थे, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट उस लिस्ट पे ना अमल कराती है, ना उस लिस्ट के लिहाज से सामान मिल रहा होता है। अच्छा, पहले इसकी तैयारी ये लोग करते थे कि इसमें जैसे होलसेल मार्केट से उनको बुला लेते थे, चीनी वालों को बुला लिया तो उनसे रेट पहले तय किए। अब गुज़श्ता अरसे से काफ़ी अरसे से ना लिस्ट आ रही है और ना ये मीटिंग कॉल करते हैं कि हर उसको बुला के उससे रेट फिक्स कर लिया जाए कि क्या रेट रखा जाए। क्योंकि चीनी वाला बताएगा कि इस वक्त चीनी क्या उसको पड़ी और क्या रेट होना चाहिए, वो बाकायदा प्रूफ देगा कि उसके पास इंपोर्ट किया हुआ है या कुछ फाइलें हैं, तो वो आपको दिखाएगा कि ये रेट हमें मिल रहा है तो आप इस रेट को फिक्स कर दिया जाए। तो अब जब आप, वही बात है कि मुशावरत, और आप जब मिलेंगे ही नहीं और मुलाकात नहीं करेंगे, एक टाइम ही नहीं देंगे, तो उसके बाद आप रेट लिस्ट अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे तो वो तो ताजिर कैसे कबूल करेगा। फिर उसके बाद आप जुर्माने लगाएं
ज़बरदस्ती उसके ऊपर कि 20-20, 25-25, 50,000 रुपये जुर्माने लगाएं, तो ये तो फिर सरासर ज़्यादती है। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेड आइटम्स भी होते हैं कुछ, मुझे याद है, तो इम्पोर्टेड आइटम्स की लिस्ट किस तरह तैयार होती है? अच्छा, ये बात तो हमें भी आज तक समझ नहीं आती, ये किस तरह इस इम्पोर्टेड आइटम को कैसे लेते हैं, क्योंकि ये तो देखिए पोर्ट से क्लियर होता है, कस्टम के पास हर चीज़ मौजूद होती है। तो अगर आप हमसे रेट लिस्ट नहीं ले रहे तो आप कम से कम उनसे पूछ लें कि भाई क्या, पता चल जाता है उसमें कोई वो छुपी हुई चीज़ नहीं है कि वो अब आप एक आइटम अगर 800 रुपये का हम बेच रहे हैं यहाँ पे और वो आप उसका रेट देते हैं 400 साढ़े 400 रुपये, कहीं आंखें बंद करके रेट ले लिया, तो वो कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? या तो आप हमें दे दें 400 रुपये, तो हम उसको रख के बेच देते हैं। जब आप दे नहीं सकते और हम ले रहे हैं 700-800 रुपये का, तो हम कैसे उसको 400 रुपये में बेचेंगे? ये इस वजह से मैंने सवाल किया कि मैंने अक्सर, क्योंकि मैंने इस पर एक ज़माने में बहुत काम किया, तो मैं देखता था कि इम्पोर्टेड आइटम को किस तरह आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया। मोहसिन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मोहसिन भाई। असल में जमान भाई को कहीं जाना भी, तो इस वजह से मैं एक हदीस ताजिर के हवाले से बयान करना चाह रहा हूँ, ताकि इतनी जो मुश्किलात ताजिरों को आ रही हैं, तो आपका रोज़े महशर हशर क्या होगा, हशर से क्या मुराद है, हशर में अल्लाह ताला आपको क्या मकाम देगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि एक नेक जो ताजिर है ना, जब रोज़े महशर आएगा तो कोई कहने का हर एक का एक साथी होगा, तो अल्लाह के फरमाते हैं वो किन के साथ आएंगे, मान नबीयीना व सिद्दीकीना व शहदा, कि अल्लाह ताला अच्छे ताजरों का साथ जो साथी बनेगा, तो वो साथी कोई और नहीं होंगे बल्कि अम्बिया उनके साथी होंगे, शहदा उनके साथी होंगे, सादिकीन उनके साथी होंगे। तो अल्लाह ताला रोज़े महशर आपको जिनका साथ देगा वो अम्बिया कराम होंगे, शहदा होंगे और सालिहीन होंगे, तो ये बड़ा मुकाम है। बिल्कुल जी, और ये मुकाम भी उन्हीं को मिलता है जो अपना कारोबार जो है वो नेक नियती से, ईमानदारी से कर रहे होते हैं। आप बिल्कुल नेक नियती ईमानदारी से काम करें तो आपको यही मुकाम मिलेगा। अच्छा, अभी हमने लाहे अमल का भी पूछा, आपकी गवर्नमेंट से अब तक किससे बात चल रही है? क्या किसी से आपका अब तक रब्ता हुआ है? आपको उस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है कोई? वैसे हर नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल से रब्ता करके इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाए, या जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ताजरों के उसे हल किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो संजीदगी बिल्कुल नहीं दिखाई गई। अब भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उससे पहले हमने प्रपोजल्स दिए थे कि आप अगर 2 दिन हफ्ते में छुट्टी करना चाहते हैं तो बाकी 5 रोज़ हमें टाइम की पाबंदी पर ना रखें, बल्कि हमें 24 घंटे कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो आप चाहते हैं, बल्कि रिलीफ तो गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन हम उनको रिलीफ देते हैं कि ठीक है आप 2 दिन कराना चाहते हैं तो करा लें, लेकिन आप बाकी जो 5 रोज़ हैं हमें 24 घंटे कारोबार करने दें, टाइम की पाबंदी। लेकिन उस पर भी नहीं हुआ। अब दोबारा नोटिफिकेशन जो है वो हफ्ते और इतवार की छुट्टी का ऐलान कर दिया और मज़ीद 2 घंटे कम कर दिए, 8 बजे के बजाय 6 बजे की टाइमिंग्स कर दी हैं। अब इसमें मुझे बताएं कि रमज़ान का महीना है, इसमें इस गर्मी के मौसम में कस्टमर जो है वो घरों से नहीं निकलते, जी बिल्कुल नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि लेट आवर्स तक अगर मार्केटें खुलेंगी तो कस्टमर भी आएंगे और एक ठंडे माहौल में वो अपनी जो है वो ख़रीदारी कर सकेंगे। मेरी ख़ुद जो है 2 रोज़ पहले मुर्तज़ा वहाब साहब से बात हुई है और हमें उम्मीद है हमारी कल उनसे मुलाकात भी होगी। ताजिर हमेशा चाहता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए अपने इशूज़ को हल कराएं, लेकिन अगर हुकूमत संजीदा हो, हम समझते हैं कि अगर हुकूमत संजीदगी का मुज़ाहरा करती है, इसमें मईशत भी जो है वो बेहतर होगी, ताजिर जो पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है वो भी परेशानी से निकलेगा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात है वो है डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कराची शहर में जो है 45 लाख मज़दूर जो है वो काम करता है। तो अगर हम ये सोचें कि ये मज़दूर कहाँ जाएंगे, और ज़ाहिर है हर शख्स चाहता है कि ये हमारा जो त्यौहार है इस पर अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी करे, वही मज़दूर जो दूसरे शहरों से आकर यहाँ कराची में अपना रोज़गार कर रहे हैं, उनके रोज़गार को अगर हुकूमत, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि उनको रोज़गार फराम करे, उनको रोज़गार फराम करने के बजाय बेरोज़गार करे, तो ये हमारे लिए भी काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत के साथ हम बैठेंगे, अगर हुकूमत नहीं मानती तो हमारा तो यही फ़ैसला है कि हम कारोबार में टाइमिंग की पाबंदी नहीं करेंगे, SOPs को ज़रूर फॉलो करेंगे, जो हमारी एक शहरी होने के नाते ज़िम्मेदारी है कि इस वायरस को रोकने के लिए जो SOPs हैं उस पर हम अमल दरामद करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कारोबार को जो है टाइम की पाबंदी किए बग़ैर लेट आवर्स तक कारोबार करें, क्योंकि नोटिफिकेशन भी 13 मई तक है। तो अगर 13 मई तक यही 6 बजे तक कारोबार तो हो नहीं सकेगा, सीज़न निकल जाएगा।
बहुत से ताजिर ये एक ही महीना होता है इसके लिए बैठे रहते हैं कि वो अपना जो बहुत सारा माल है इसी में ही फ़रोख्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को आपके चैनल के तवस्सुत से ये कहूँगा कि हम SOPs को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों को रोज़गार से बचाने के लिए, ताजरों को मज़ीद परेशानी से बचाने के लिए अब ताजरों के साथ बैठकर कोई ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी जिससे ताजिर भी परेशान ना हो और लोगों का रोज़गार भी बच सके। अच्छा, ये जो एक बात अभी हकीम शाह साहब ने की, ये वाकई में एक बड़ी सोच तलब बात है कि क्या जो 2 दिन आप लोग बंद इस तरह के दिन में कर रहे हैं, ज़ाहिर है उस दिन में कई ऐसे मज़दूर होंगे जिन्हें उस दिन अगर काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, क्या उनके घर पे राशन पहुंचाया जाएगा, क्या उनके घर का किराया दिया जाएगा, क्या उनके घर के बिजली का बिल दिया जाएगा, क्या उनके बच्चों की फ़ीस दी जाएगी, क्योंकि स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है तो फ़ीस तो जारी है। ये हुकूमत क्यों नहीं सोचती है, ये एक अहम सवाल है। मुर्तज़ा साहब की बात की, बड़े इंटेलिजेंट हैं, बैरिस्टर भी हैं और मेरी 1-2 मुलाकातें भी रही हैं। इस पे ज़रूर सोचना चाहिए, इस पे कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। तो यानी कि फिर 2 दिन का फाका पक्का है कि अगर 2 दिन आपने एक बिज़नेस को बंद करते हैं तो वो 2 दिन जो है फिर वो उनके बच्चे भूखे रहें, दूसरों के घर में समोसे पकौड़े बन रहे हों, अच्छे खाने लग रहे हों, उनके घर में ना बने। ये एक अहम बात है। जमाल भाई, कितने ऐसे मज़दूर होंगे अगर आप जो अपने सराउंडिंग में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, अगर इन 2 दिनों में कारोबार बंद होगा तो उनके घर में फाका होगा, कितने होंगे? ये तकरीबन 40 से 45 लाख में 45 लाख जो है वो डेली वेजेस के लोग हैं। हर मार्केट में आप ये देख लेना, सुजुकी वाले हो गए, ठीक है ना, मजदूर हो गए, लेबर हो गई, लोडर हो गए। तो ये इस तरह का जो तबका है वो डेली वेजेस पे ही होता है, वो मंथली पे तो नहीं होता। लेकिन अब बात तो ये कि ये तो एक अलग है कि जो डेली वेजेस वाले हैं, इसके अलावा मंथली वाले भी बड़े मुतासिर हैं। जिस दुकान पे 15-15 लोग थे, आज वो जो है 2-2, 3-3 मुलाजिम रखने पे हो गए। ईद बोनस तो अलग से है, तनख्वाह मिल जाए बड़ी बात है इन हालात के अंदर लोगों को। ये जी इस वक्त में एक बहुत ही अहम इशू है और सिर्फ हमारी कोशिश है, इन बातों को करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना हमारा मकसद नहीं होता, गवर्नमेंट और ताजरों को एक पेज पे लाना हमारा मकसद है। जो इस नशरियात में, इस नशिस्त में हमने जो इस बात को बहुत अहम दिया है वो यही है कि सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ज़रूर सोचे और बैठ के ताजरों के साथ इस मसले का हल निकाले, ना कि ताजरों के लिए मुश्किलात हों, डेली वेजेस वालों के लिए मुश्किलात हो। ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बिल्कुल कोरोना अपनी जगह है, उसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन एक तरीक़ेकार के साथ आप इस पर ज़रूर सोचें। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ताजर बरादरी के मुश्किलात को हल करेंगे। इस नशिस्त पे हम यही दुआ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद मुफ्ती मोहसिन से अपने जो मौजू है उस पर भी बात होगी।